वो कौन सी चीजें हैं जिन पे मैंने ध्यान दिया और जिन्होंने मेरी मदद करी। इस एग्जाम के लिए भी मैंने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया था। कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, एग्जाम के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, तो यार कोई दूसरा ला रहा है तो आप क्यों नहीं ला पाओगे, बहुत छोटी सी बात है। ये जो पेपर 1 है, जनरली लोग साहब इसकी तैयारी अंत में करते हैं भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएससी वाला। तो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं वो कौन सी चीजें हैं जिन पे मैंने ध्यान दिया और जिन्होंने मेरी मदद करी टू क्रैक ईएससी एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पे आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का फोटो दिख रहा होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का एक सेइंग है, एक कोट है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। और इस बात को मैंने अपने दिल में या अपने जीवन में उतार लिया है। बेसिकली मैं कोई भी बड़ा काम या छोटा काम करता हूं तो सबसे पहले मैं शांत दिमाग से बैठता हूं और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझता हूं कि मुझे क्या करना है, और फिर साहब उसके बारे में मैं ठंडे दिमाग से, शांत मन से एक फुल प्रूफ प्लान बनाता हूं। राइट। और इस एग्जाम के लिए भी मैंने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया था। तो अब देखिए, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने क्या प्लान बनाया था। जबकि यहां पे कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, एग्जाम के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि देखिए मेरा सिलेक्शन ईयर 2011 का है और आज हम बात कर रहे हैं ईयर 2026 में। राइट। और बीच में 2017 में एग्जामिनेशन पैटर्न भी बदला है, बट जो स्ट्रैटेजी रहती है एग्जाम को क्लियर करने की वो अभी भी हमारी सेम है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलेगी जो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा, बट जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी और मेथोडोलॉजी है वो सेम ही रहेगा। तो देखिए, एग्जाम के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले साहब मैंने किया था वेटेज एनालिसिस। अब वेटेज एनालिसिस मैंने किया था सब्जेक्ट का। प्री का अलग से किया था, मेंस का अलग से किया था, जनरल स्टडीज का अलग से किया था। अब वेटेज एनालिसिस करने से मुझे फायदा ये होता है, मुझे ये पता चलता है कि साहब इस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, इस सब्जेक्ट का वेटेज कम है। और साथ में मैंने अपने दोस्तों से, सीनियर से ये भी पता किया था कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगभग लगभग कितना ड्यूरेशन लगता है। तो मैंने ड्यूरेशन भी देखा था सब्जेक्ट का और वेटेज भी देखा था, जिससे मुझे यह पता चल गया कि अच्छा, इस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इतने नंबर का आ रहा है, जो कि एक बहुत हैवी वेटेज सब्जेक्ट है। बट साहब, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए, और इस सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या है। राइट। और इसके अगेंस्ट में मान लो कोई एक दूसरा सब्जेक्ट है जो कि छोटे ड्यूरेशन का सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स उसका वेटेज थोड़ा कम हो सकता है, बट क्या वो आसान है, क्या वो आसान है, क्या उसमें स्कोर करना आसान है। देखिए, मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जब मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे एग्जाम मार्क्स के साथ क्लियर करना है। उसमें यह मैटर नहीं करता है कि मैंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एग्जाम क्लियर किया है या दूसरे सब्जेक्ट से एग्जाम क्लियर किया है। राइट। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिक्स था, सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग में ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के अपना स्ट्रेंथ बनाऊं, अपना वीकनेस बनाऊं, उससे मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि साहब मैं नंबर कितने ला रहा हूं, क्या ये नंबर मेरे क्वालिफाइंग रेंज से ज्यादा है, क्या ये नंबर मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एस्पिरेशन के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो ये मायने रखता है। तो मैंने वेटेज एनालिसिस देखा था, सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल देखा था, और साहब ये भी चेक किया था कि सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितना घंटे इनपुट करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी तैयारी के दौरान इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर करिएगा कि क्या है ये तीनों मायने। फिर उसके बाद, ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस। जनरली स्टूडेंट कट ऑफ देखते हैं कि यार लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, उसको टारगेट करते हैं, बट मैं कभी भी कट ऑफ को टारगेट नहीं करता था। मैं हमेशा टारगेट करता था टॉप 10 जो स्टूडेंट्स रहते थे उनके कट ऑफ को, टॉप 50, क्योंकि मेरा जो पसंदीदा डिपार्टमेंट था साहब वो 50 के बाद नहीं मिलना था। तो मेरे लिए कट ऑफ वो आखिरी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं थे, मेरे लिए कट ऑफ था 50, टॉप 50 के जो मार्क्स आ रहे हैं वो मेरा पसंदीदा डिपार्टमेंट जो था, जो टॉप 50 रैंक तक चला जाता था, मेरे लिए वो कट ऑफ था। अब इसका एक फायदा और था, इसका फायदा ये था कि अगर मैं आखिरी स्टूडेंट को नंबर को मैं पैरामीटर या अपना मापदंड मान के चलता, बेंचमार्क मान के चलता, और किसी पर्टिकुलर स्टेज पे जाके मेरे एग्जाम में कुछ ढिलाई हो जाती या कहीं पे कुछ चीजें खराब हो जाती, तो शायद मेरा रिजल्ट, ठीक है, बाहर चला जाता। पर जब मैं टॉप 50 को या टॉप 10 को टारगेट कर रहा था, तो अगर मान लो किसी एक जगह पे मेरा एग्जाम खराब भी चला गया,
तो साहब उस केस में मेरे पास अलाउंस था कि मैं अभी भी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक लास्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे तो 719 कट ऑफ गया था, बट मैं 720 ले लेता हूं। अब मैंने ये देखा कि साहब 720 है, इंटरव्यू में जनरली लोग, ठीक है, 120 मार्क्स 130 मार्क्स तक ले लेते हैं। मैंने कहा चलो 120 तो यार और लोग भी ले आ रहे हैं, मैं भी ले आऊंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आ गया आपका 600 नंबर। अब 600 नंबर में से, ठीक है, आपका प्री भी है, मेंस भी है। अब मेंस में, ठीक है, लगभग 350 नंबर लाना मेरे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन रह जाती है। ठीक है, 600 मार्क्स का पूरा मेंस होता है, तो 350 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। ठीक है, 350 नंबर, तो ये अब बच के आ जाता है 250, जो मुझे प्री एग्जाम में लाना है। राइट, जो साहब मुझे प्री एग्जाम में किसी भी तरीके से स्कोर करना है। प्री एग्जाम में इसमें साहब हमारे दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के और टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव। राइट, तो जनरल स्टडीज के पेपर में अगर मैं 80 से 90 मार्क्स मानता हूं तो मुझे 160 170 नंबर लाने पड़ेंगे। 160 170 नंबर लाने पड़ेंगे अपने सिलेक्शन के लिए। अब मैं यहां पे साहब ये जो लेके चल रहा हूं, ये 250 का आंकड़ा हो गया, ये 350 का आंकड़ा हो गया, और ये 120 का आंकड़ा हो गया, जो कि साहब मेरा 720 बैठ रहा है। अब मान लो मेरा प्री अगर खराब चला जाए, मेरा मेंस अगर कहीं पे खराब चला जाए, या फिर साहब मेरा इंटरव्यू कहीं पे खराब चला जाए, तो साहब मैं रिजल्ट से बाहर हो जाऊंगा। और मान लो कट ऑफ बढ़ जाए, पेपर इजी आ जाए, कट ऑफ बढ़ जाए, मैं तो 720 का टारगेट लेके चल रहा था। तो अब जब मैं अगर तैयारी कर रहा होता यहां पे, तो मैं यहां पे साहब 100 नंबर लाने की कोशिश करता जनरल स्टडीज के पेपर में। यहां पे साहब 160 लाना आसान है, मैं 180 को टारगेट करता, तो यहां पे मैं 280 के पास आसपास आता। देखो, जब मैं 280 टारगेट करूंगा तब मैं 270 260 आराम से लैंड कर जाऊंगा। बट अगर मैं 260 ही टारगेट करूंगा तो 260 कई बार हम अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाते हैं। राइट, तो यहां पे साहब मेरा जो नंबर है वो 280 तक बैठ जाता। फिर साहब यहां पे मैं 350 पे हूं, मैं टारगेट करता 400 नंबर का। ठीक है, 400 नंबर जब मैं टारगेट करता तो मैं 380 के आसपास आ जाता। ठीक है, तो 380 मार्क्स यहां पे आ गए, और ये जुड़ के 280 प्लस 380 मेरा 660 मार्क्स हो गया। और मैं यहां पे साहब इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने पहले दिन से स्टार्ट करी थी। क्या अलग किया था ये भी आपको बताता हूं। तो मैंने इंटरव्यू में सोचा कि यार मैं 130 नंबर ले आऊंगा। 130 नंबर जब मैं ले आता हूं तो मैं 790 नंबर के आसपास आता हूं, और 790 नंबर लाने पे लगभग लगभग मुझे मेरा मनचाहा डिपार्टमेंट मिलना ही है। या कोई भी डिपार्टमेंट आप चाह रहे हो, 780 790 नंबर पे लगभग आप टॉप 10, ठीक है, के आसपास आ जाओगे, टॉप 50 में आ जाओगे, जिसमें आपका मनचाहा जो डिपार्टमेंट है, रेलवे हो गया, ये मिलना ही मिलना है, आईआरएमएस मिलना ही मिलना है। तो कभी कट ऑफ के लास्ट नंबर को मत अप्रोच करो, हमेशा टॉप 10 टॉप 50 के मार्क्स को कट ऑफ मान के, बेंचमार्क मान के काम करो, पढ़ाई करो, जिससे आपको फायदा होगा। और यार कोई दूसरा ला रहा है तो आप क्यों नहीं ला पाओगे, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। राइट, अब उसके बाद मैंने साहब पेपर के पैटर्न को समझा, पेपर का पैटर्न क्या कहता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में मुझे 2 पेपर देने हैं अब। राइट, तब का पैटर्न अलग था, बट मैं अब के पैटर्न पे अपनी स्ट्रैटेजी को यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। अब यहां पे साहब मुझे 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 पेपर 2। इसमें मैंने नंबर अपने 100 नंबर अभी माने हैं। राइट, यहां पे मैंने 180 नंबर माने हैं, यहां पे मैंने साहब 380 नंबर माने हैं। मान लो मैं 190 नंबर इसमें मान लेता हूं, 190 नंबर इसमें मान लेता हूं, यहां पे 200। अब इसमें मैं थोड़ा स्ट्रेंथ वीकनेस पे अपने सब्जेक्ट के साथ खेल सकता हूं। राइट, अब ये जो पेपर 1 है, जनरली लोग साहब इसकी तैयारी अंत में करते हैं। भाई क्यों अंत में करी जाए? ठीक है, अंत में तैयारी कभी नहीं होती है, अंत में प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस में बढ़ जाता है। तो मैंने साहब अपने जनरल स्टडीज के पेपर की तैयारी हमेशा स्टार्टिंग से करी थी। मैं आपको भी सजेशन करूंगा कि आप स्टार्टिंग से 2-3 घंटा डेली निकालिए, ठीक है, और अपने जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट को पढ़िए, और साथ में ही हम अपने टेक्निकल पेपर को लेके चलेंगे। अब देखिए, हमारे समय पे, ठीक है, प्री और मेंस दोनों साथ में होता था, बट अब अलग अलग होता है। तो अब साहब मुझे, जब मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे केवल प्री पे कंसंट्रेट करना है, मुझे मेंस पे नहीं सोचना है, क्योंकि मेंस के लिए अलग से मुझे 3 साढ़े 3 महीने का समय मिलता है।
राइट। और जब मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं तो उस प्री की तैयारी में मुझे ये भी देखना है कि साहब कि मेरे कंसेप्ट्स बिल्कुल थरो हो जाए, मुझे फॉर्मूले सारे याद हो जाए, ठीक है, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को ही देखना है, मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को भी ध्यान देना है। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। और मैं मेंस को यहाँ पे अवॉइड करता हुआ जा रहा था। अब देखिए, जब मैंने प्री की तैयारी करी तो मैंने जनरल स्टडीज को बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारा, बहुत ज्यादा याद नहीं किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, वहां मुझे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से मुझे करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। बट मेरा जो टेक्निकल पेपर है इसे मैंने रट्टा भी मारा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रट्टा इसलिए मारना पड़ रहा था क्योंकि मुझे आगे मेंस लिखना, और मेंस के सिलेबस में, ठीक है, आपका जनरल स्टडीज नहीं आता है, केवल टेक्निकल आता है, तो मुझे वहां पे फायदा मिलेगा। अब देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स, हम, ठीक है, जैसे रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स साहब, टेक्निकल पेपर में न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स को ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, और साहब जो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड, कहते हैं कि यार ये बोरिंग है। भाई, हम तैयारी बोरिंग या इंटरेस्टिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। और एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वही साहब मार्क्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन के भी हैं। और मैं एक चीज बता रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में कम समय लगता है, उसका जवाब वहां लिखा हुआ होता है, मुझे कलम चलाने की जरूरत नहीं होती है उसको सॉल्व करने के लिए, या तो मुझे आता है या तो नहीं आता है। तो मुझे थ्योरी पे ध्यान देना है, और यही थ्योरी मेरी नैया पार लगाती है टेक्निकल पेपर में भी, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स थ्योरी पे कमजोर होते हैं, न्यूमेरिकल पे स्ट्रांग होते। तो देखिए, न्यूमेरिकल पे तो मुझे स्ट्रांग रहना ही रहना है, जो मेरी स्ट्रेंथ है उसे तो स्ट्रेंथ बना ही रखना है। बट मुझे साहब थ्योरी को भी अगर मैं स्ट्रेंथ बना लूंगा तो मैं उन स्टूडेंट से एज में आ जाऊंगा। तो अपनी तैयारी के दौरान जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, मैं उन्हें लिख लिख के याद करता था। भाई, याद किसी को नहीं होता है, ना आपको याद होता है ना मुझे याद होता है, बट हाँ, जिसको याद होता है उसने उसके पीछे मेहनत डाली है। भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा, ये सीधी सी बात है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को मैं लिख लिख के याद करता था, जिसकी वजह से मुझे मेंस एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखने में बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस मिली, और बहुत ज्यादा मदद मिली। वो प्रैक्टिस मेरी काम आई, और साहब मेरा स्कोर मेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम से बहुत बेहतर आया, और जो मेरे सिलेक्शन का कारण भी बना। देखो, ऑब्जेक्टिव में लोग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, बट मेंस एग्जाम में रैंकर बन जाते हैं, मेंस एग्जाम में रैंकर बन जाते हैं, और साहब इंटरव्यू में लोग अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, राइट। तो प्री में अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बट मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में। और वहां पे रोल कौन प्ले करता है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन राइटिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन राइटिंग, राइट। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उसको शुरुआत से लेके चलिएगा, अंत में जाके कुछ नहीं होता है, राइट। अब जब मैं टेस्ट सीरीज दिया करता था, चाहे तो मैं जब प्री की टेस्ट सीरीज दिया करता था, मैं जब साहब मेंस की टेस्ट सीरीज दिया करता था, तो मैं इसको रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में दिया करता था, बिल्कुल रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में दिया करता था। बाजार में साहब टेस्ट सीरीज के पेपर मिल जाया करते थे, मैं घर पे ले आया करता था, और कई बार मैं लाइट पंखा बंद करके लिखा करता था। क्यों? क्योंकि जो मेंस एग्जाम का जो समय होता है वो साहब गर्मियों के मौसम में होता है, और जनरली हमारा एग्जामिनेशन सेंटर सरकारी कॉलेजेस में होता है, जिसमें ना कोई एसी लगा हुआ होता है, और पंखा भी कोई बहुत आधुनिक तरीके का नहीं होता है, एक नॉर्मल सा पंखा होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, राइट। तो मैं साहब जो पेपर लिखा करता था, लाइट पंखा बंद कर देता था, अपनी बॉडी को ट्रेन करता था कि मुझे गर्मी में कैसे पेपर देना है। और ये चीजें मायने रखती हैं कि मान लो कि मैं एसी कमरे में बैठ के आज पेपर लिख रहा हूं, और जिस दिन मेरा एग्जाम है, रियल टाइम एग्जाम है, उस दिन साहब एसी वहां पे तो होगा नहीं, वहां गर्मी होगी, जून का महीना होगा। तो साहब मैं पेपर उतनी गर्मी में कैसे लिखूंगा? मैंने तो अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन ही नहीं किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मायने रखती है। और जब मैं मेंस एग्जामिनेशन की कॉपी लिखता था तो मैं ऐसे ही लिखता था कि साहब मुझे एग्जाम में लिखना है, और मैं कोशिश ये करता था अपने पेपर को मैं 2.5 घंटा दिया करता था, और 2.5 घंटे में खत्म करना है। और प्री एग्जामिनेशन में मेरा, ठीक है, जीएस का पेपर अगर आपका
2 घंटे का होता है और टेक्निकल पेपर आपका प्री में साहब 3 घंटे का होता है, तो मैं 20-20 मिनट काट दूंगा जब मैं पेपर लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होऊंगा तो स्ट्रेस में कई सवाल मुझे एक दो बार पढ़ने पड़ जाएंगे, राइट। और जब मैं प्री की तैयारी करा करता था तो भाई कैलकुलेटर तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन ही किया करता था। और जब मैं ठीक है घर पे भी पीवाईक्यू सॉल्व किया करता था, तो मैं A4 साइज के शीट को 8 फोल्ड किया करता था, एक छोटा सा टुकड़ा बनता था, इस छोटे से टुकड़े पे ही मैं पेंसिल से सॉल्व किया करता था सवाल। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी मुझे कोई कोरी ब्लैंक शीट नहीं मिलेगी जिस पे इतना लेवरेज नहीं मिलेगा जिसमें मैं पूरा सवाल बैठ के सॉल्व करूंगा। तो मुझे छोटी सी जगह में ही क्वेश्चन पेपर में छोटी सी जगह में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वही सबसे पहले ट्रेन किया करता था, छोटा छोटा लिख के और फटाफट अपने कैलकुलेशन को इंप्रूव किया करता था, कैलकुलेशन मिस्टेक्स को इंप्रूव किया करता था प्री एग्जामिनेशन के लिए। और मेंस के लिए जब मुझे कैलकुलेटर अवेलेबल होगा तब मैं साहब कैलकुलेटर को चलाना सीख लिया था। कैलकुलेटर को चलाने सीखने से मतलब यह है, कैलकुलेटर के ऐसे कई फंक्शंस हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, और इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम लोग साहब एग्जाम में अपना 15 से 20 मिनट का समय बचा सकते हैं। तो कैलकुलेटर को भी समझिए, कैलकुलेटर के इस्तेमाल को समझिए और एग्जाम में अपना समय बचाइए, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट दोनों पेपर में अगर बचेंगे तो आप कम से कम साहब लगभग 60-70 से 100 नंबर का पेपर और अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा जिससे साहब आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगी। तो देखिए बारीक बारीक चीजें हैं बट बड़ी काम की हैं ये चीजें, राइट। फिर अब जब मैं साहब रिवीजन किया करता था तो मैं ऐसा नहीं है कि अपने आप को ओवरलोड कर दिया करता था। देखिए कई बार हमारा शेड्यूल और प्लान आपस में मैच नहीं करता है, तो मैं साहब एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाया करता था। उस रियलिस्टिक शेड्यूल के दौरान प्री में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और रात को जब मैं सोने जाया करता था तो बिस्तर पे मैं कम से कम आधे से पौन घंटा अपने नोट्स को रिवाइज करता था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को रिवाइज करता था। जो फॉर्मूलेस मुझे नहीं याद होते थे वो मैंने दीवार पे स्टिकी नोट्स लिख के उस पे साहब चिपका रखे थे, ताकि जब मैं कमरे में घूम रहा होता था तो मैं फॉर्मूला देखता था, उस फॉर्मूले को बार बार याद करता था, और जिससे मेरी एक फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप हो गई थी। तो मैंने अपनी एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैं स्टार्टिंग में डिटेल नोट से रिवाइज करता था, और जब डिटेल नोट्स मेरे दिमाग में छप गए थे, मैंने लगभग 7-8 रिवीजन किए थे हर सब्जेक्ट के, जब डिटेल नोट्स छप गए थे तब साहब मैं शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो गया। और ये शॉर्ट नोट्स मुझे प्री एग्जाम से पहले और मेंस एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद किए थे, राइट। फर्दर इसके बाद जब मैंने ये देखा कि यार इंटरव्यू भी होगा, अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं मात्र बीटेक था, मैंने एमटेक कर नहीं रखा था, तो मुझे एमटेक की तैयारी करनी नहीं थी, राइट। बट मैंने जॉब कर रखी थी, तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने जॉब के फ्रेंड से, ठीक है, अपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको मंगा के स्टडी करता था, राइट। समझता था, मतलब एज ए टाइम पास कि मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ अपने आप को, ठीक है, दूसरा काम देने के लिए, थोड़ा तैयारी से हटने के लिए, ब्रेक के लिए मैं उन सब चीज़ों को पढ़ता था। थोड़ा सा मैं अपनी अंग्रेजी पे भी काम कर रहा था, क्योंकि इंटरव्यू मुझे अंग्रेजी भाषा में देना पड़ता, राइट। तो मैं अंग्रेजी पे भी काम कर रहा था, मैं अपनी ग्रूमिंग पे भी काम कर रहा था, खाना पीना, बोलने तरीके, इन चीज़ों पे भी मैं वर्क कर रहा था। और जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया, मैं अपनी पर्सनैलिटी से सेटिस्फाइड था, अपनी हॉबी पे काम कर रहा था, अपनी हॉबी डेवलप कर रहा था, कुछ कुछ चीज़ें, राइट। जैसे मेरी हॉबी थी राइटिंग पोएम्स, तो मैंने एक दो कविताएं लिखी थी, उन कविताओं को याद किया था, ताकि जब मैं इंटरव्यू में जाऊं और मुझसे पूछ लिया जाए अपनी हॉबी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 10-15 मिनट भी इन चीज़ों पे काम करते रहोगे धीरे 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 करके, तो वो अंत में आपको बड़ा काम देगा। क्योंकि लास्ट में जब आपका मेंस का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू का टाइम आता है, तो आपको सब्जेक्ट भी रिवाइज करना होता है, अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी होती है, अपने इर्द गिर्द के चीज़ों की जानकारी भी पता होनी चाहिए, लाइक आपके नाम का मतलब क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ हो, उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करना, जहां आप पैदा हुए थे उस सिटी की हिस्ट्री पता करना, जहां रह रहे हो, ठीक है, दिल्ली में इंटरव्यू देने जा रहे हो, दिल्ली में पता करना, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें की तैयारी आप किसी एक दिन नहीं कर सकते हो, आपको एक लंबे अंतराल तक करना पड़ता है, राइट।
तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं दोस्तों। ये हमारा गेट वाला का टेलीग्राम चैनल है, ये सिविल इंजीनियरिंग का टेलीग्राम चैनल है, ये साहब मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन है, आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, राइट। और फिर ये साहब हमारे अदर ब्रांचेस के भी चैनल है, आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बाकी फैकल्टीज भी सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और आप जिस सब्जेक्ट में भी कमजोर हो आप फैकल्टी के साथ डिस्कशन करके इन्वॉल्व हो सकते हो। तो आई बिलीव ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, जय हिंद।